नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद सीमान में। हमने अपने पिछले वीडियो में व्यक्तित्व के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन किया और ये जानने का प्रयास किया कि किसी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण किस प्रकार से होता है। और उसी क्रम में आज हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि उस व्यक्तित्व का हम मापन कैसे करेंगे, या व्यक्तित्व मापन की किन किन विधियों के द्वारा हम किसी व्यक्तित्व को माप सकते हैं। और इस क्रम में आज हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के मापन की विधियों को कितने वर्गों में बांटा है और उन वर्गों में आपस में क्या विभिन्नताएं पाई जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और ये समझने का प्रयास करते हैं कि व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां हैं और ये आपस में एक दूसरे से भिन्न क्यों हैं। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व मापन की जितनी भी विधियां होती हैं उन सभी विधियों को कुल 3 वर्गों में बांट दिया है। अब यहाँ देखिए, पहली वर्ग का नाम क्या है? आत्मनिष्ठ विधियां। दूसरे वर्ग का नाम है वस्तुनिष्ठ विधियां और तीसरा क्या है? प्रक्षेपी विधियां। आत्मनिष्ठ विधियां यानी कि सब्जेक्टिव मेथड्स। तो पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो जानिए कि जो आत्मनिष्ठ विधियां हैं इसके अंतर्गत केवल उन्हीं विधियों को सम्मिलित किया जाता है जिन विधियों से प्राप्त परिणामों को परीक्षक प्रभावित करने में समर्थ होता है। अर्थात कि वे सारी विधियां आत्मनिष्ठ विधियां या सब्जेक्टिव मेथड्स के अंदर रखी जाएंगी जिनके परिणामों को परीक्षक का जो पूर्वाग्रह है, वो क्या सोचता है, वो किसी चीज के प्रति पूर्वाग्रहित है, पहले से ये परसेप्शन बना के अगर वो चल रहा है तो वो क्या करेगा, वो उसके परिणामों को प्रभावित कर सकता है। और यदि वो जानबूझकर उस परिणामों में प्रभावित करने में अगर समर्थ हो रहा है तो इसका मतलब कि उस विधि को हम किस वर्ग में रखेंगे? सब्जेक्टिव मेथड्स में, यानी कि आत्मनिष्ठ विधियां में। तो अगर कोई पूछे एक से कि सब्जेक्टिव मेथड्स किसे, तो एक लाइन का उसका उत्तर ये हो सकता है कि आत्मनिष्ठ विधियां वे विधियां होती हैं जिनके परिणामों को परीक्षक प्रभावित करने में क्या होता है? समर्थ होता है। जैसे कौन कौन से, तो आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार व्यक्तित्व मापन की वह विधि है जिसके परिणामों को अगर चाहे तो परीक्षक प्रभावित कर सकता है। वो अपने मन मर्जी से क्या कर सकता है? परिणामों को चेंज कर सकता है, इसलिए वो एक आत्मनिष्ठ विधि है। ठीक, इसी प्रकार से दूसरे को देखिए, वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधि आत्मनिष्ठ की ठीक उल्टी है। तो आत्मनिष्ठ विधि तो आपने समझ लिया कि जिसके परिणामों को परीक्षक परिवर्तित करना चाहे तो परिवर्तित करने में समर्थ हो सकता है, वो आत्मनिष्ठ विधि। उसका ठीक उल्टा क्या होगा कि उन सभी विधियों को हम वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत रखते हैं जिसके परिणामों को चाहकर भी परीक्षक प्रभावित न कर पाए। तो ऐसी विधियों को हम किस में रखेंगे? वस्तुनिष्ठ विधि में। वास्तव में जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मेथड्स लिखा गया है, इसमें से जो ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता एक शब्द बनता है जो कि ये बता रहा होता है, वो एक प्रकार से परीक्षण की एक विशेषता होती है, जिसमें जो ये ऑब्जेक्टिव शब्द का उल्लेख यहाँ पे किया गया है, इसी से एक शब्द बनता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी को हिंदी में कहते हैं वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता जो होती है एक प्रकार की विशेषता है, किसकी? परीक्षणों की। तो वस्तुनिष्ठता परीक्षण की वह विशेषता है जो यह बताती है कि परीक्षकों के परिवर्तित होने के बाद भी परीक्षण का जो परिणाम होता है वो परिवर्तित नहीं होता है। तो समझिए कि उस परीक्षण में क्या पाया जा रहा है? तो उस परीक्षण में वस्तुनिष्ठता पाया जा रहा है। ठीक उसी आशय को लेकर हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि वस्तुनिष्ठ विधियां किसे कहेंगे। तो वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत उन सभी विधियों को रखते हैं जिनके परिणामों को चाहकर भी परीक्षक प्रभावित न कर पाए। तो यानी कि इन दोनों में क्या अंतर है? आत्मनिष्ठ विधि में उस विधियों को रखेंगे जिसके परिणामों को परीक्षक अपने मन मर्जी से, अपने पूर्वाग्रह के आधार पर क्या कर सकता है? परिवर्तित कर सकता है। लेकिन वस्तुनिष्ठ विधि में कौन से विधियों को रखेंगे? जिनके परिणामों को चाहकर भी परीक्षक प्रभावित करने में समर्थ न हो, उस विधियों को हम किस में रखते हैं? वस्तुनिष्ठ विधि में। ठीक, देखिए, आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि, इन दोनों ही विधियों के द्वारा अगर हम व्यक्तित्व का मापन करते हैं तो केवल और केवल हम व्यक्तित्व के चेतन पक्ष का ही मापन कर सकते हैं। तो ये दोनों विधियां, आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि, ये हमारे चेतन पक्ष का ही मापन कर सकती हैं।
और आपको पता होगा, हमने पिछले वीडियो आपको बताया था सिगमंड फ्रायड वाले में, कि सिगमंड फ्रायड ने क्या बताया है कि व्यक्तित्व के संदर्भ में जो चेतन पक्ष होता है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का कितना होता है, केवल 10% भाग होता है। यानी कि आत्मनिष्ठ विधियां या वस्तुनिष्ठ विधियां, इन दोनों के प्रयोग से हम केवल किसका मापन कर सकते हैं, व्यक्ति के चेतन पक्ष का मापन कर सकते हैं, यानी कि व्यक्ति के चेतन पक्ष का मापन कर सकते हैं। और वह हमारे व्यक्तित्व के बारे में कितनी सूचना देगा, अधिकतम 10% सूचना देगा। ठीक, वहीं अगर इसके तीसरी विधि का अगर जिक्र करें तो हम, इसका नाम क्या है, प्रक्षेपी विधियां, इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्टिव मेथड्स। प्रक्षेपी विधियां क्या होती हैं? प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत वे विधियां आती हैं जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, ऐसी परिस्थितियों को व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है कि व्यक्ति क्या करता है, अप्रत्यक्ष रूप में अपने अंतर्निहित गुणों को किसी अन्य व्यक्ति के सहारे या किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर क्या करता है, प्रक्षेपित कर देता है। मतलब गुण उसके रहेंगे और वो अप्रत्यक्ष रूप से, इसका मतलब जानबूझकर नहीं, अनजाने में अपने गुणों क्या करेगा, उस दूसरे व्यक्ति के ऊपर प्रक्षेपित कर देगा। अर्थात व्यक्ति के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां प्रस्तुत कर दी जाती हैं कि व्यक्ति अनजाने में अपने गुणों को किसी और के माध्यम से अभिव्यक्त कर देता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस वाले में अनजाने से व्यक्ति अपने अंतर्निहित गुणों को अभिव्यक्त करता है। तो जब हम अनजाने से करते हैं, जहां भी जानबूझकर चीजें अभिव्यक्त नहीं होती हैं बल्कि अनजाने में होती हैं, तो निश्चित ही रूप से वो जो अनजाने में हम गुणों को अभिव्यक्त करते हैं, उन गुणों का सोर्स क्या होता है, व्यक्ति का अचेतन पक्ष होता है। यानी कि आप एक शब्द में कह सकते हैं कि प्रक्षेपी विधियों के द्वारा हम व्यक्ति के अचेतन पक्ष का मापन कर सकते हैं। और अचेतन पक्ष हमारे व्यक्तित्व का कितना % भाग होता है, 90% भाग होता है। तो इस आधार पे हम देखें कि पहली और दूसरी विधि हमारे व्यक्तित्व के 10% का मापन करती है और प्रक्षेपी विधियां कितने % का मापन करती हैं, 90% का मापन करती हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि या व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि सर्वाधिक अच्छी है, तो आप क्या कहेंगे, ये 10% का मापन करती है और 90, तो कौन अच्छी हुई, प्रक्षेपी विधियां। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टिव मेथड्स के द्वारा हम व्यक्तित्व के 90% भाग को जान सकते हैं। इसीलिए व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधियां कौन सी हैं, प्रक्षेपी विधियां या प्रोजेक्टिव मेथड्स। तो ये समझ में आया कि कौन सी विधि अच्छी है और क्यों। ये विधि अच्छी है क्यों, क्योंकि प्रक्षेपी विधियों के द्वारा हम अचेतन पक्ष का मापन करते हैं और आत्मनिष्ठ वस्तुनिष्ठ विधियों के द्वारा हम चेतन पक्ष का मापन करते हैं। देखिए, जहां भी हम जानबूझकर किस अभिव्यक्त करते हैं उसके द्वारा हम अपने चेतन पक्ष को अभिव्यक्त कर रहे होते हैं। और यहाँ चूंकि व्यक्ति अनजाने में अपने गुणों को अभिव्यक्त कर रहा होता है, तो इसका मतलब है कि वो जो गुण है वो कहाँ से आ रहे होते हैं, अचेतन पक्ष से आ रहे होते हैं। तो अचेतन पक्ष हमारे व्यक्तित्व का कितना भाग होता है, 90% भाग होता है। इसलिए प्रक्षेपी विधियां व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधियां हैं। तो सबसे अच्छी विधि तो ये हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ में सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो आप कहेंगे सबसे अच्छी विधि कौन सी है इन दोनों में, वस्तुनिष्ठ विधि। क्यों? क्योंकि आत्मनिष्ठ विधियों के परिणामों को परीक्षक जानबूझकर परिवर्तित करना अगर चाहे तो परिवर्तित करने में वो समर्थ हो सकता है। यानी कि आत्मनिष्ठ विधियों के परिणामों को परीक्षक परिवर्तित करने में समर्थ हो सकता है, इसलिए इसका मान जो होता है वैलिड नहीं होता है। लेकिन वस्तुनिष्ठ विधियों में क्या होता है, परीक्षक चाहकर भी परिणामों को प्रभावित नहीं कर सकता है, इसलिए ये आत्मनिष्ठ की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा बेहतर होता है। तो आप देखें तो ये एक प्रकार से असेंडिंग आर्डर में कि व्यक्तित्व मापन की सबसे निम्न कोटि की विधि कौन सी है, तो आत्मनिष्ठ विधि। उससे थोड़ी बेहतर कौन सी है, वस्तुनिष्ठ विधि। और सबसे अच्छी विधि कौन सी है, प्रक्षेपी विधि। तो इतना तक समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि इन तीनों विधियों के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं। चलिए आगे हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि इन तीनों में कौन कौन से विधियां और सम्मिलित की जा सकती हैं। तो मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, संपूर्ण व्यक्तित्व की विधियों को 3 वर्गों में बांटा, आत्मनिष्ठ विधि, सब्जेक्टिव मेथड्स, वस्तुनिष्ठ विधि, ऑब्जेक्टिव मेथड्स, एंड प्रक्षेपी विधि, प्रोजेक्टिव मेथड्स। अभी हमने आपको क्या बताया था कि ये दोनों विधियां हमारे चेतन पक्ष का मापन करती हैं और प्रक्षेपी विधि क्या करती है, हमारे अचेतन पक्ष का मापन करती है। ठीक, अब हम देखते हैं कि इन विधियों के अंदर कौन कौन सी विधियां आती हैं। तो आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत हम उसे रखेंगे जिसके परिणामों को परीक्षक चाहकर परिवर्तित कर सकता है।
तो देखिए यहाँ पे पहली विधि का नाम है अवलोकन, यानी कि ऑब्जर्वेशन, ठीक। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या था? अवलोकन, मतलब किसी के व्यवहार को देखना। तो अवलोकन, हम किसी के व्यवहार को देखते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो उसके परिणामों को बदल सकते हैं। आप देखेंगे कि शिक्षण के क्षेत्र में अगर आपने कभी बीएड या पीटीसी किया होगा तो वहाँ पे एक टीचिंग होती है जिसको ऑब्जर्व करने के लिए बाह्य परीक्षक आते हैं, एक्सटर्नल्स आते हैं, वो देखते हैं पीछे से। तो क्या वो आपके व्यवहार का अवलोकन जब कर रहे होते हैं तो जैसा आप होते हैं, क्या आपकी मार्किंग उसी ढंग से वो करता है? नहीं। अगर वो आपके परिचय का निकल गया या आपने कुछ जुगाड़ उगाड़ लगा दिया इधर उधर से, तो क्या हुआ? वो आपके गुण का सही मापन नहीं करता। आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं, फिर भी वो आपको अच्छे मार्क्स दे के चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अवलोकन के अंतर्गत पक्षपात की संभावना है। किसके द्वारा? परीक्षक के द्वारा। तो आत्मनिष्ठ विधियां ही तो वही हैं। आत्मनिष्ठ विधियां वे हैं जिसमें परीक्षक के पक्षपात करने की संभावना पूर्णतया भरी रहती है। तो अवलोकन वो एक विधि है जिसमें हम पक्षपात कर सकते हैं। साक्षात्कार क्या होता है? इंटरव्यू मतलब होता है कि एक उद्देश्यपूर्ण बातचीत। जब भी आप किसी के सामने इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो एक उद्देश्यपूर्ण बातचीत आपसे करता है, किसी एक निश्चित लक्ष्य से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो सोचिए, वहाँ भी तो परीक्षक चाहे तो आपके साथ पार्शियलिटी कर सकता है। जब भी किसी परीक्षा में इंटरव्यू होता है तो हमको हमारे मन में पहले से ही आ जाता है कि अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर अगला हमारे परिचय का निकल जाता है तो हमें ज़्यादा नंबर दे सकता है, क्योंकि उसका कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। परीक्षक चाहे तो अपने मन के हिसाब से वो आपको अच्छे या बुरे नंबर दे सकता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि परीक्षक तब तक आपको अच्छा नंबर नहीं देता है जब तक आप वो उत्तर न दे दें जो वो सुनना चाहता है। आप भले ही अच्छा उत्तर देंगे, लेकिन तब तक वो संतुष्ट नहीं होगा जब तक आप वो उत्तर न दे दें, जब तक कि जो वो सुनना चाहता है आप वो न कह दें। और जब तक आप वो, अगर कोई एक दूसरा बच्चा है जो बहुत कम ज्ञान रखा है लेकिन बाई चांस उसके मुंह से वही उत्तर निकल गया जो उत्तर परीक्षक सुनना चाहता है, तो क्या होगा? तो वो परीक्षक जो है उसके गुणों की मात्रा को ध्यान में दिए बगैर उसे बेहतर अंक दे देगा। क्यों? क्योंकि उसने वही बोला जो इसके मन में था। तो यहाँ पर भी पार्शियलिटी की पूरी संभावना है। तीसरा, जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि का मतलब क्या होता है कि वह विधि जिसमें हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए उससे संबंधित लिखित इतिहास को देखने का प्रयास करते हैं। वो लिखित इतिहास, जैसे उसके बारे में कोई लिख के चला गया, या उसके बारे में जो सूचना स्कूलों में पड़ी है, या उसके बारे में जो सूचना संबंधित थानों में पड़ी है, संबंधित हॉस्पिटल्स में पड़ी हुई है, उन सूचनाओं के आधार पर अगर हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने का प्रयास करते हैं तो समझिए कौन सी विधि है? जीवन इतिहास विधि। और इन तीनों ही विधियों में परीक्षक क्या कर सकता है? अपनी मनमानी कर सकता है, यानी कि पक्षपात कर सकता है, यानी कि परिणामों में हेर फेर कर सकता है, परिणामों में परिवर्तन ला सकता है। इसीलिए इन सभी विधियों को हम किस में रखते हैं? आत्मनिष्ठ विधि में। वस्तुनिष्ठ विधि में क्या होता है? वस्तुनिष्ठ विधि में परीक्षक के पक्षपात की संभावना नहीं होती है। आप कितने भी परीक्षकों को चेंज कर दें लेकिन क्या नहीं बदलेगा? परीक्षण का परिणाम नहीं बदलेगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो समझिए वह विधि कौन सी विधि है? तो वह विधि कौन सी विधि है? वस्तुनिष्ठ विधि है। अब इसमें पहली विधि प्रश्नावली। अब सोचिए कि जब आप टेट सीटेट का पेपर देने के लिए जाते हैं और आपके सामने जो आती है वो एक प्रश्नावली है। उस प्रश्नावली में आप क्या करते हैं? अपने क्वेश्चन का आंसर देके चले आते हैं। अब सोचिए कि उसी प्रश्नावली का इवैल्यूएशन आपको ही करना पड़े। जब आंसर की आती है तो आप ही इवैल्यूएशन करते हैं, और उसके बाद आयोग भी इवैल्यूएशन करके आपके नंबर को डिक्लेयर करता है। तो क्या दोनों नंबरों में डिफरेंस आता है? तो आप पाएंगे नहीं आता है। आप अपनी कॉपी का मूल्यांकन स्वयं करेंगे या दूसरा कोई करेगा, उसके बावजूद भी क्या होता है? जब परीक्षण के प्राप्तांकों में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो समझिए वो किस विधि में आएगा, वो किस वर्ग में आएगा? वस्तुनिष्ठ विधि में। और प्रश्नावली एक ऐसी विधि है, जैसे आप टेट सीटेट का पेपर लीजिए, उसमें जो प्रश्नावली आपको मिलती है आप अपने से खुद चेक करते हैं, आयोग चेक करके देता है, आपको सेम टू सेम नंबर मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं पाया जाता है। इसका मतलब प्रश्नावली भी एक प्रकार की कौन सी विधि है? वस्तुनिष्ठ विधि है। निर्धारण मापनी, उसी निर्धारण मापनी क्या होता है? निर्धारण मापनी जो है वो किसी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किसी दूसरे व्यक्ति से कराया जाता है। परिस्थिति परीक्षण भी उसी से मिलता जुलता है। इसमें किसी व्यक्ति के सामने जानबूझकर कुछ परिस्थितियां लाई जाती हैं और वह उसके प्रति क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है। इसके बाद सबसे लास्ट में क्या है? प्रक्षेपी विधियां, जिसमें कि ये 5 विधियां हैं। ये व्यक्ति के आधार पर 5 प्रकार की विधियां होती हैं, और इन 5 प्रकार में सबसे ऊपर क्या है? अभिव्यक्ति विधि, साहचर्य विधि, रचना विधि, पूर्ति विधि और क्रम विधि।
आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके स्क्रीनशॉट लेने से कम से कम 1 नंबर का क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाता है। पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। मान लो ये 3 एक में रख दिया, अवलोकन, साक्षात्कार, जीवन इतिहास, उसके साथ साथ प्रश्नावली दे दिया, तो आप समझ जाएंगे कि प्रश्नावली एक अलग हो गया। क्यों? क्योंकि प्रश्नावली एक वस्तुनिष्ठ विधि है और ये तीनों किसमें है? आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, या आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी विधि नहीं है। 3 इसमें से दे देगा, यहाँ से परिस्थिति परीक्षण एक जोड़ देगा। तो आपको इतने से एक क्वेश्चन ये हो जाएगा कि आप किस वर्ग में कौन कौन सी विधियाँ आती हैं इसको अच्छे से समझ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम बारी बारी से इन सभी विधियों का एक अध्ययन करेंगे कि ये विधियाँ वास्तव में होती क्या हैं और इनके द्वारा हम कैसे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करते हैं। तो सबसे पहले इस क्रम में हम देखेंगे किसको? आत्मनिष्ठ विधियों को। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मनिष्ठ विधियां ले लिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसका। ठीक, चलिए। तो पहला वर्ग कौन सा है? आत्मनिष्ठ विधियां। तो हमने आपको पहले बताया था कि वे विधियां जिसमें परीक्षक के द्वारा पक्षपात की संभावना होती है, वे विधियां किसके अंतर्गत आती हैं? आत्मनिष्ठ विधियां के अंतर्गत आती हैं। अब इसमें हम देखेंगे पहली विधि हमने वहां पे क्या लिखा था? अवलोकन। अवलोकन इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन नाम से ही समझ में आ रहा है। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है? देखना। ऑब्जर्व करना मतलब देखना। मतलब जब भी हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर उसके व्यक्तित्व के विषय में आकलन करते हैं या उसके व्यक्तित्व का मापन या मूल्यांकन करते हैं, तो वे विधि क्या कहलाती है? अवलोकन। मतलब कि जब हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर उसके व्यक्तित्व का मापन करते हैं या उसके व्यक्तित्व के विषय में अनुमान लगाते हैं, तो समझिए वो विधि क्या कहलाती है? अवलोकन। अब देखिए, देखना 2 तरीके से हो सकता है। देखना 2 तरीके से हो सकता है। या तो हम उस व्यक्ति के समूह का एक भाग बन जाएं, यानी कि हम उसके सहभागी बन जाएं। एक तो उस व्यक्ति का सहभागी बनकर और एक वाहक से और एक बार बाहर से। ठीक, तो जब भी हम एक व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन कर रहे होते हैं सहभागी बनकर, तो उसे हम कहते हैं सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन। इसे हम आंतरिक अवलोकन भी कह सकते हैं। आंतरिक अवलोकन। ठीक, तो सहभागी अवलोकन या आंतरिक अवलोकन क्या होता है? जब किसी व्यक्ति के समूह का सदस्य बनकर उसके व्यवहार का अवलोकन किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं सहभागी या आंतरिक अवलोकन। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित भी कर रहे होते हैं। जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा कि जो अंडर कवर ऑफिसर्स होते हैं पुलिस के, वो क्या करते हैं? वो किसी गैंग के सदस्य बन जाते हैं। कोई भी एक माफिया गैंग होता है, उसमें एक सदस्य के रूप में जाके अपनी स्थिति बना लेते हैं और धीरे धीरे उसके विषय में सूचना एकत्र कर रहे होते हैं। तो वो कौन सा अवलोकन हो गया? वो हो गया सहभागी या आंतरिक अवलोकन। तो ये अवलोकन का पहला प्रकार है। तो पहला प्रकार कौन सा होगा? सहभागी अवलोकन। और एक दूसरा प्रकार क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को दूर से देखते हैं, यानी बाहर से देखते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? बाह्य अवलोकन। बाह्य अवलोकन। बाह्य अवलोकन में हम चूंकि उसको उसके किसी भी व्यवहार में या किसी भी कार्य में हम सहभागी नहीं होते हैं, उसीलिए एक नाम और भी, असहभागी अवलोकन। असहभागी अवलोकन। ठीक, असहभागी अवलोकन। तो 2 प्रकार हो गया, यानी कि अवलोकन वह जिसमें हम व्यक्ति के व्यवहार को देखकर उसके व्यक्तित्व के विषय में आकलन करते हैं, तो वो कौन सा विधि हो गया? अवलोकन विधि हो गया। अवलोकन विधि कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का हो गया। पहला सहभागी अवलोकन, जिसे हम आंतरिक अवलोकन भी कहते हैं, और दूसरा बाह्य अवलोकन या असहभागी अवलोकन। इन दोनों ही विधियों में हम व्यक्ति को पता नहीं चलने देते हैं कि हम उसके व्यवहार का अवलोकन कर रहे हैं, चाहे वो सहभागी हो चाहे वो असहभागी हो। हम चाहे दूर से अवलोकन करें चाहे अंदर से, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में उस व्यक्ति को ये नहीं पता चलता है कि कोई उसके व्यवहार को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक,
यहाँ पे जो बाह्य अवलोकन होता है, इससे हम उद्देश्य केंद्रित बनाने के लिए अनुसूची का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो अगर आपसे कभी ये पूछ दे कि बताइए अवलोकन के किस प्रकार में जो परीक्षक होता है या अवलोकन करता होता है वो अनुसूची का प्रयोग कर सकता है, तो किस में कर सकता है? बाह्य अवलोकन में कर सकता है। अनुसूची क्या होता है? अनुसूची के अंतर्गत हम ये तय कर लेते हैं कि व्यक्ति के किन किन गुणों को ऑब्जर्व करना है। तो हम क्या करते हैं, उसकी पूरी की पूरी एक सूची बना लेते हैं और व्यक्ति के व्यवहार में से केवल उन्हीं गुणों को नोट करते हैं, सारे व्यवहार को नोट नहीं करते हैं। तो अवलोकन क्या होता है पता हो गया, कितने प्रकार का होता है ये भी पता हो गया। ठीक, तो अवलोकन समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी विधि की तरफ, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है साक्षात्कार। दूसरी विधि का नाम क्या हो गया? साक्षात्कार। साक्षात्कार इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? इंटरव्यू। कोई अनजाना शब्द एकदम नहीं है। इंटरव्यू का मतलब जो ही आपके सामने इंटरव्यू आता है तो आप समझ जाते हैं कि इसमें कोई प्रश्न पूछेगा और अगले वाले को उस प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो सेम वही चीज़ है, यानी कि साक्षात्कार वह विधि है जिसमें एक व्यक्ति कुछ पूछेगा और दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? उत्तर देगा। तो इसकी परिभाषा हम क्या कर सकते हैं कि साक्षात्कार जो है एक उद्देश्यपूर्ण बातचीत होता है। सिंपल सी बात है। साक्षात्कार क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण बातचीत होता है जिसे हम क्या करते हैं? साक्षात्कार करते हैं। सिर्फ आपस में बातचीत करना ही साक्षात्कार नहीं होता है, बल्कि वह साक्षात्कार जिसका एक एम होता है, किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर अगर हम आपस में बातचीत करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? साक्षात्कार करते हैं। जैसे कि आप लोग किसी भी परीक्षा में बैठते होंगे तो उसमें एक इंटरव्यू, से बीएड कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो या बीए बीएससी कुछ भी कर रहे होंगे, तो परीक्षाओं में दो प्रकार की लिखित परीक्षा होता है और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्स होता है। तो उसमें वाइवा वगैरह लिया जाता है, तो वो भी एक प्रकार का साक्षात्कार है। अच्छा, उस साक्षात्कार में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता है, बल्कि आपके सिलेबस से संबंधित चीजें ही पूछी जाती हैं। ठीक, तो यानी कि साक्षात्कार क्या है? तो दो या दो से अधिक लोगों के मध्य होने वाली उद्देश्यपूर्ण बातचीत ही क्या कहलाती है? साक्षात्कार कहलाती है। ठीक, अब साक्षात्कार कितने प्रकार का हो सकता है? तो साक्षात्कार कई आधारों पे बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। उसमें से जो कुछ विशिष्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट है, हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहली विधि इसमें से हम कर सकते हैं, साक्षात्कार का एक प्रकार है प्रमापीकृत साक्षात्कार। इसे एक नाम और देते हैं हम, संरचित साक्षात्कार, स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू, और इसे हम स्ट्रक्चर इंटरव्यू भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अब जो भी एक साक्षात्कार है वो कई प्रकार से हो सकता है। हमको एक उद्देश्यपूर्ण बातचीत जहां दिखे समझिए वो साक्षात्कार है। अब उद्देश्यपूर्ण बातचीत कैसे कैसे हो सकती है? एक तो हमने फेस किया हुआ है विद्यालयों में, जब भी हम रिटन एग्जाम देते हैं तो उसके साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम और वाइवा होते रहते हैं। तो वहां पे देखिए सब कुछ निश्चित होता है कि वह जो इंटरव्यू जो बातचीत होने वाली है आप में और परीक्षक के बीच में, ऑब्जर्वर के बीच में या एक्सटर्नल जो आते हैं उनके बीच में जो होने वाले, तो वो किस दिन होगी निश्चित होता है। वो जिस दिन होगी और कौन आएगा साक्षात्कार लेने के लिए ये भी निश्चित होता है और आप भी निश्चित होते हैं। समय भी निश्चित होता है, किस पाठ्यक्रम के द्वारा वो पूछा जाने वाला ये भी निश्चित होता है, यानी कि उसमें हर एक चीज निश्चित होती है। तो समझिए कि वह साक्षात्कार जिसमें उद्देश्यों के साथ ही साथ, क्योंकि उद्देश्य तो निश्चित होने ही होने हैं, क्योंकि बिना उद्देश्यों के जो बातचीत होगी वो साक्षात्कार ही नहीं होगा, वो कुछ और हो सकता है, वो गलचौत हो सकती है, लेकिन वो साक्षात्कार नहीं हो सकता है। तो साक्षात्कार क्या होगा? साक्षात्कार वो होगा जिसमें क्या होगा? उद्देश्यपूर्ण बातचीत होगा। उसमें से एक प्रकार यह है प्रमापीकृत या संरचित स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, उसे क्या कहेंगे? तो वह साक्षात्कार जिसमें उद्देश्यों के साथ ही साथ अन्य चीजें भी जो हैं वो क्या होती हैं? निश्चित होती हैं। अन्य चीजों में क्या क्या? समय, स्थान, व्यक्ति, प्रश्न का क्रम आदि सब कुछ निश्चित होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? संरचित साक्षात्कार। वहां व्यक्ति भी निश्चित है, स्थान भी निश्चित है, समय भी निश्चित है, प्रश्न भी निश्चित है, और यहां तक कि प्रश्नों का क्रम भी निश्चित होता है। और उस प्रश्नों को एक निश्चित क्रम में पूछने के लिए जो साक्षात्कार करता होता है वह अनुसूची का प्रयोग करता है। ठीक, तो संरचित साक्षात्कार या प्रमापीकृत साक्षात्कार क्या है? वह साक्षात्कार जिसमें
उद्देश्यों के साथ ही साथ स्थान, समय, व्यक्ति, प्रश्न और प्रश्न का क्रम भी निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संरचित साक्षात्कार। ये पहला प्रकार। दूसरा प्रकार, जैसे ये प्रमापीकृत है तो दूसरा क्या हो जाएगा? अप्रमापीकृत। अप्रमापीकृत या अप्रमापीकृत या असंरचित। अब असंरचित मतलब इसका तो उदाहरण आपको पता हो गया कि विद्यालयों में होने वाला जो वाइवा होता है वो एक संरचित साक्षात्कार होता है। अप्रमापीकृत, देखो अ क्या होता है? अ के लगने से चीजें उलट सी जाती हैं, विलोम हो जाता है। तो अगर आपको प्रमापीकृत या संरचित साक्षात्कार पता है तो अप्रमापीकृत या असंरचित अपने आप पता हो जाएगा, क्योंकि ये इसका ठीक उल्टा होता है। तो ये नहीं उल्टा होता है तो आप इसमें कह देंगे कि प्रमापीकृत में उद्देश्य भी निश्चित होता है, इसमें उद्देश्य निश्चित नहीं होगा। अगर किसी बातचीत का उद्देश्य निश्चित नहीं होगा तो आप समझ जाइए कि वो बातचीत जो होगा वो साक्षात्कार नहीं हो सकता है। तो यहाँ इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि अप्रमापीकृत या असंरचित साक्षात्कार किसे कहेंगे? जिसमें उद्देश्यों के अतिरिक्त कुछ भी निश्चित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? असंरचित या अप्रमापीकृत साक्षात्कार। अनस्ट्रक्चर्ड या अनस्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और आपको कुछ जानना है किसी से। मान लीजिए कि आपको जानना है बैंक वालों के विषय, आप जा रहे हैं बैंक जाकर आपको पता करना था किसी फॉर्म के बारे में, या आजकल 15G 15F भरा जा रहा है अप्रैल के महीने में, यही जानना था उसके बारे में कि क्या क्या उसमें चाहिए। आप जा तो रहे थे मान लीजिए किसी शाखा में, मान लीजिए SBI की शाखा में जा रहे थे, और आप घर से जिस टेम्पू में बैठे बाई चांस आपको उसी टेम्पू में एक व्यक्ति मिल गया जो SBI में काम करता है। तो क्या हुआ? आप वहाँ पे कुछ मतलब सब कुछ क्या था, एक अचानक से होने वाली घटना के अंतर्गत वो व्यक्ति आपसे मिल जाता है, तो आप वहां पे उससे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। और बातचीत में जो ही आपको मालूम चलता है कि SBI का है, तो ही क्या करते हैं? आप उससे प्रश्नों को पूछना शुरू कर देते हैं। बातों ही बातों में आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए वहां पे न तो व्यक्ति निश्चित था, आपको पता नहीं था कि ये व्यक्ति से ही हमें मिलना है, न तो स्थान निश्चित था, एकदम स्थान आप सोच के चल रहे थे कि बैंक में जाके पूछेंगे, वो टेम्पू में ही मिल गया आपको। लेकिन वहां पे क्या निश्चित था? आपका उद्देश्य, कि आपको जानना क्या है। तो आपने जो भी उससे बातचीत की उस उद्देश्य के परितः की, इसलिए वह भी एक प्रकार का साक्षात्कार है, लेकिन यह ऑर्गेनाइज नहीं था, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? असंरचित साक्षात्कार। ठीक, तो असंरचित साक्षात्कार में उद्देश्यों के अतिरिक्त कुछ भी निश्चित नहीं होता है। ये दो मुख्य हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा और भी प्रकार के साक्षात्कार होते हैं। जैसे आप जाइए अगर किसी भी डॉक्टर के पास, तो वो भी अपने पेशेंट के साथ क्या करता है? एक प्रकार का इंटरव्यू ही ऑर्गेनाइज करता है। अब मान लीजिए कि आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर क्या करता है? आपसे पूछना शुरू करता है। जैसे आपने कहा कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो पूछेगा सुबह क्या खाया था, दोपहर में क्या खाया था, पानी कितना पीते हैं, तमाम तरह के पेट दर्द कहाँ कहाँ हो रहा है। यानी कि वो भी तो आपसे क्या कर रहा है? प्रश्न ही पूछ रहा है। अच्छा, वो प्रश्न ऐसे ही नहीं पूछ रहा है, बल्कि उसके पास एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? वो जानना चाहता है कि इस दर्द का कारण क्या है। यानी कि ये बातचीत भी क्या हुई? एक साक्षात्कार हुई। अब ये सवाल उठा कि इस साक्षात्कार का नाम क्या देंगे? तो सोचिए वो जानना क्या चाहता है या करना क्या चाहता है साक्षात्कार के द्वारा? तो वो आपकी समस्याओं के कारणों को जानना चाहता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? डायग्नोसिस इंटरव्यू। ठीक, इसे हम कहेंगे डायग्नोसिस इंटरव्यू, यानी हिंदी में हम बोलेंगे निदानात्मक साक्षात्कार। तो निदानात्मक साक्षात्कार क्या होता है? निदानात्मक साक्षात्कार वह होता है जिसमें व्यक्ति जो है वो आपसे बातचीत क्यों करेगा? ताकि वो आपकी समस्याओं का कारण जान सके। आप किसी मनोचिकित्सक के पास जाइए तो क्या करता है? वो लगातार आपसे बातचीत कर रहा होता है, और बातचीत करने की प्रक्रिया में वो सर्वप्रथम ये जानना चाहता है कि आपकी इस बीमारी का मुख्य कारण क्या है। आप में अगर कोई फोबिया है तो उस फोबिया का मुख्य कारण क्या है। तो वो अपने शुरुआती चरणों में जो बातचीत करेगा मनोचिकित्सक, वो कारणों को जानने का प्रयास करेगा। तो वह जो सेशन है, पहला सेशन, जिसमें आपके कारणों को जानना चाहता है, वो एक प्रकार का इंटरव्यू है, और उसे हम क्या कहेंगे? निदानात्मक साक्षात्कार। इसी साक्षात्कार के बाद एक तुरंत दूसरा साक्षात्कार आता है, उसे हम कहते हैं उपचारात्मक साक्षात्कार। उपचारात्मक साक्षात्कार। इसमें क्या किया? इसमें समस्याओं के कारणों को जाना, कारणों को जानना मुख्य एम है
किसी समस्या के कारणों को जानने के लिए जो साक्षात्कार ऑर्गेनाइज किया जाता है उसे हम कहते हैं निदानात्मक साक्षात्कार। जैसे डॉक्टर ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे मनोचिकित्सक ऑर्गेनाइज करता है। अब उपचारात्मक साक्षात्कार क्या होता है? अब आप कहेंगे डॉक्टर कहाँ से साक्षात्कार के द्वारा आपका समाधान कर सकता है? आप मनोचिकित्सक को देखिए। मनोचिकित्सक क्या करता है? मनोचिकित्सक जब आपके अंदर के समस्या के कारणों को जान जाता है तो आप देखेंगे जो मनोचिकित्सक होता है वो काफी हद तक बातचीत करता है, आपसे बातचीत करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहता है और उसके साथ कुछ दवाइयां भी देता है। लेकिन मनोचिकित्सक जो है आपका इलाज जो 2 तरीके से करता है, एक तो बातचीत के द्वारा आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना और दूसरा कुछ दवाओं की सहायता से। तो यहाँ पे उपचारात्मक साक्षात्कार क्या होता है? जब कोई ऐसा बातचीत जिसके द्वारा समस्याओं के कारणों को नहीं जाना जाता है बल्कि उन कारणों को खत्म करने का काम किया जाता है तो उसे हम कहते हैं उपचारात्मक साक्षात्कार। जैसे मनोचिकित्सक के पास आप जाते हैं तो प्रारंभिक चरण में जो बातचीत करता है वह साक्षात्कार निदानात्मक होता है, क्योंकि वह समस्या के कारणों को जानना चाहता है। जब वो कारणों को जान जाता है तो धीरे धीरे क्या करता है? आपसे बातचीत करना शुरू करता है और उस बातचीत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपके अंदर आत्मविश्वास को पैदा करना, ताकि उस जो आपके अंदर एक मानसिक बीमारी है उसका काफी कुछ समाधान क्या कर सके, वो बातचीत के द्वारा दूर कर सके। जैसे देखेंगे कि जो बीपी के पेशेंट हो जिनके एंजाइटी वगैरह होता है उनके अंदर डॉक्टर क्या कहते हैं कि घबराते हैं बहुत। ये तो क्या होता है, काफी हद तक जो कॉन्फिडेंस की कमी होती है ना, चीजों पर शक करने की जो व्यक्ति के अंदर एक आदत सी बन जाती है, उसके कारण भी एंजाइटी उत्पन्न होती है। तो डॉक्टर जो होते हैं वो काफी हद तक आपसे बातचीत करके क्या करते हैं, उस चीज को, उन कारणों को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति बातचीत की सहायता से समस्या के कारणों को दूर करने का प्रयास करता है तो उसे हम क्या करते हैं? उपचारात्मक साक्षात्कार। आपने गाइडेंस और काउंसलिंग का नाम सुना होगा। तो गाइडेंस और काउंसलिंग की प्रक्रिया में भी जो काउंसलर बैठा होता है वो क्या करता है, जो आपको गाइड करने वाला बैठा है तो क्या करता है, आपकी समस्याओं को जानने के बाद आपके साथ जो वो साक्षात्कार ऑर्गेनाइज कराता है उसके द्वारा वो आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास ही करता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके या उन समस्याओं को दूर करके। तो उपचारात्मक साक्षात्कार क्या है? वह उद्देश्यपूर्ण बातचीत जिसके द्वारा हम समस्या के कारणों को दूर करने का प्रयास करते हैं, उपचारात्मक साक्षात्कार। इसी के अनुरूप और ये इतने तो इंपॉर्टेंट है और भी है। जैसे आजकल आप देखेंगे कोविड के दौरान हम कहीं आ जा नहीं रहे थे तो लोगों की नियुक्तियां जो प्राइवेट कंपनी वाले कर रहे थे तो इंटरव्यू कैसे लेते थे? फोन से। तो उसे कौन सा इंटरव्यू कह देंगे? टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो इस प्रकार से जिस प्रकार का उद्देश्य होगा वैसा उसका इंटरव्यू हो जाएगा। तो अगर टेलीफोन से इंटरव्यू हो रहा है तो टेलीफोनिक इंटरव्यू, ठीक है। अगर हम सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए कोई इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो सूचना इंटरव्यू, सूचना साक्षात्कार हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, लेकिन मुख्य क्या ये 4। पहले कौन से? प्रमाणीकृत या संरचित साक्षात्कार, दूसरा अप्रमाणीकृत या असंरचित साक्षात्कार, तीसरा निदानात्मक साक्षात्कार और चौथा क्या होगा? उपचारात्मक साक्षात्कार। साक्षात्कार की ये 4 प्रकार अच्छे से पढ़ रही है। किसी भी एग्जाम इन चारों के अतिरिक्त किसी और प्रकार को जल्दी पूछता नहीं है। इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? संरचित माने स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, वो दोनों सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद ये दोनों, ठीक। तो यहां तक हमने आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत 2 विधियों को पढ़ा। पहला अवलोकन को हमने पढ़ा जिसमें हम व्यक्ति के व्यवहार को देखकर उसके व्यक्तित्व का आकलन करते हैं, और वो 2 प्रकार का हो गया, सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन, या आंतरिक अवलोकन और बाह्य अवलोकन। साक्षात्कार को हमने पढ़ा जिसमें हम बातचीत करके जानने का, उसके व्यक्तित्व को जानने का प्रयास करते हैं, और वो उसके हमने कई सारे आपको प्रकार बताया। जैसे पहला हमने बताया आपको क्या? संरचित साक्षात्कार, दूसरा बताया असंरचित साक्षात्कार, तीसरा बताया निदानात्मक साक्षात्कार, चौथा क्या बताया? उपचारात्मक साक्षात्कार। इसी क्रम में हम तीसरे को पढ़ेंगे, जीवन इतिहास विधि, ठीक। अब जीवन इतिहास विधि क्या है? तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि इस विधि का प्रयोग हम जल्दी करते नहीं हैं। किस विधि का प्रयोग जल्दी नहीं करते हैं? जीवन इतिहास विधि का प्रयोग जल्दी नहीं करते हैं। तीसरी विधि का नाम क्या हो जाएगा? जीवन इतिहास, जीवन इतिहास विधि, ठीक। तो आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत ये अंतिम विधि है। आत्मनिष्ठ विधि वर्ग की यह अंतिम विधि है जिसका नाम क्या है? जीवन इतिहास विधि। अच्छा, इस विधि का प्रयोग हम नॉर्मली करते ही नहीं है।
जब एकदम मजबूरी हो जाए कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए और कोई माध्यम ही न बचा, और कोई विधि ही न बची हो, तो मजबूरी में हम क्या करते हैं, जीवन इतिहास विधि का प्रयोग करते हैं। अब इतना सुनते ही आप समझ गए होंगे कि अगर हम किसी विधि का प्रयोग मजबूरी में करते हैं तो निश्चित रूप से वह विधि बहुत अच्छी नहीं होगी। तो ये जानते रहिए कि आत्मनिष्ठ विधि व्यक्तित्व मापन की सबसे खराब विधि है, पहली बात। दूसरी बात कि आत्मनिष्ठ विधियों में जो सबसे बुरी विधि है या सबसे निम्न स्तर की विधि है, उसका नाम क्या है, जीवन इतिहास विधि। इस विधि का प्रयोग तभी करते हैं जब और किसी विधि का प्रयोग करना संभव न हो। अच्छा, अवलोकन का प्रयोग आप कब कर सकते हैं, जब आप उस व्यक्ति को देख सकते हैं। साक्षात्कार का प्रयोग कब कर सकते हैं, जब आप उस व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं। अब अगर किसी व्यक्ति को ना आप देख सके, न दूर से न पास से, न उससे बातचीत कर सकें, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो व्यक्ति इतना ज़्यादा विख्यात है कि आप उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। दूसरा कंडीशन भी हो सकता है, या तो इतना ज़्यादा कुख्यात है कि आप उस तक पहुंचना नहीं चाहते हैं। एक में आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, और कुख्यात होगा तो आप खुद नहीं पहुंचना चाहेंगे उसके व्यक्तित्व को जानने के लिए। तीसरा एक और है कि हो सके तो वो जीवन में ही न संभव हो सकता है कि वह इस धरातल पर ही न हो, वो इन लोक से उन लोक चला गया हो, यानी कि इस पृथ्वी पर न होकर वो स्वर्गवासी हो गया हो। तो ऐसे लोगों के व्यक्तित्व के बारे में अगर हमें जानना हो, जैसे अगर हमें जानना हो महात्मा गांधी के विषय में, तो महात्मा गांधी अभी हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। तो हमें अगर उनके बारे में जानना होगा तो हमारे पास एकमात्र ये उपाय है कि हम उनके ऊपर लिखी गई जो किताबें हैं उनको ले लें, या महात्मा गांधी जहाँ से पढ़े थे वहाँ जाकर कुछ डिटेल निकाल के लाएं। यानी कुल मिला जुला के हमें डिपेंड किस पे होना पड़ेगा, रिटन मैटर पे, यानी लिखित सामग्रियों पर ही हमें निर्भर होना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि जीवन इतिहास विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी अन्य विधि का प्रयोग करना संभव न हो। दूसरा बात क्या करेंगे कि जीवन इतिहास विधि में क्या होता है, लिखित सामग्री की सहायता से हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करने का प्रयास करते हैं। अब लिखित सामग्रियों में क्या क्या हो सकता है, कोई डायरी हो गई जो या तो उसी ने लिखी हो या तो उसके दोस्त ने लिखी हो, कोई पुस्तक हो गई जो उसके ऊपर किसी ने लिखी हो, या स्कूल विद्यालयी अभिलेख हो गए, विद्यालयी अभिलेख, हॉस्पिटल हो गए, अस्पताल के अभिलेख, या थानों के अभिलेख, ऐसे ही और भी जितने भी सरकारी अभिलेख होते हैं, अगर उनकी सहायता से हम आपके व्यक्तित्व को जानने का प्रयास करते हैं तो वो विधि कौन सी कहलाएगी, जीवन इतिहास विधि। तो एक चीज याद रखना है कि जीवन इतिहास विधि में हम क्या करते हैं, हम व्यक्ति से संबंधित लिखित अभिलेखों की सहायता से उसके व्यक्तित्व को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो हमने आज की वीडियो में क्या क्या जाना, हमने आज के अपने वीडियो में जानने का प्रयास किया कि व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो कौन कौन सी विधियां होती हैं व्यक्तित्व मापन की, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, पक्षेपी विधियां। फिर हमने जाना कि आत्मनिष्ठ विधि क्या होती है, वस्तुनिष्ठ विधि क्या होती है। तो आत्मनिष्ठ विधि क्या होती है, वे विधि जिसमें परीक्षक के द्वारा पक्षपात करना संभव हो, उसे हम क्या कहते हैं, आत्मनिष्ठ विधि। या सिंपल से कर सकते हैं कि वे विधियां जिनके परिणामों को परीक्षक क्या कर सकता है, परिवर्तित करने में समर्थ हो, वो आत्मनिष्ठ विधि, और जिसके परिणामों को परीक्षक परिवर्तित करने में संभव न हो उसे वस्तुनिष्ठ विधि। प्रक्षेपी विधि क्या होता है, तो प्रक्षेपी विधि वह विधि है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति अनजाने में अपने आंतरिक गुणों को किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से अभिव्यक्त कर देता है। और उसमें से हमने आज किस विधि को पढ़ा, तो हमने आज आत्मनिष्ठ विधि को पढ़ा। हमने आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत 3 विधियां पढ़ी, एक अवलोकन विधि, दूसरा साक्षात्कार विधि और तीसरा जीवन इतिहास विधि। अगले अपने वीडियो में हम किसको अध्ययन करेंगे, हम अपने अगले वीडियो में वस्तुनिष्ठ विधियों के विषय में चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि वस्तुनिष्ठ विधियां क्या होती हैं और उसके अंदर जो विधियां आती हैं उसमें कैसे कैसे व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। निश्चय ही आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारे द्वारा जो आपको समझाने का प्रयास है वो आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ जो नहीं समझ में आ रही है तो निश्चित ही रूप से आप हमें कमेंट करिए, हम पूरा प्रयास करेंगे कि अपने अगले वीडियो में उन समस्याओं का समाधान कर सकें।
अगर आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलिए। अगर हमारे वीडियो पर आज आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और अन्य अपने दोस्तों मित्रों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए इसे शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद।